वेलकम टू माय चैनल सपोर्टिव एजुकेशन फॉर बेसिक शिक्षा परिषदीय स्कूल्स। बच्चों, आप कैसे हैं? स्कूल खुल गए हैं, अब आप लोग स्कूल आ रहे हैं, तो इसी क्रम में मैं आपके पास लेकर आई हूँ कुछ वीडियोस जिसको आप देखते रहिए और उससे ज्ञान प्राप्त करते रहिए। इसी क्रम में जो आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो डिपेंड करती है परमाणु संरचना पर। इसमें हम परमाणु संरचना के ऊपर जो मॉडल्स दिए गए हैं, 3 साइंटिस्ट ने दिए हैं, थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर। इन्हीं मॉडल्स को हम आज डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। बी रेडी। हमारा जो आज टॉपिक है, मैंने बताया था परमाणु संरचना। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है, जो हम फर्स्ट मॉडल पढ़ने जा रहे हैं वो है थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने कहा कि उसने परमाणु को एक तरबूज से कंपेयर किया। जैसे आप बच्चे तरबूज में देखते हैं एक रेड वाला पोर्शन होता है और उसके अंदर आपको बीज नज़र आते हैं। तो हम देखते हैं उन्होंने क्या कहा इसके बारे में। उन्होंने कहा कि जो ये आपका जो रेड पोर्शन है, इसमें धनात्मक जो है चार्ज सारा डिस्ट्रीब्यूट है। जो धनात्मक चार्ज है, धनात्मक आवेश है, वो इस रेड वाले गोले में प्रेजेंट है। और जो बीज है उसकी तुलना इलेक्ट्रॉन से की है। और ये भी कहा कि जो लाल वाला गोला है ये पूरा धन आवेशित है। तो इस मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। तो हमने इसमें देखा कि देख सकते हैं आप कि इसकी संरचना में तरबूज के समान आपको क्या जो है पूरा जो धन आवेशित है, जो तरबूज में जो लाल वाला पोर्शन है उसको धन आवेशित गोला कहा गया है। और इलेक्ट्रॉन की जो तुलना की गई है, जो इसमें दूसरा फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, उसकी तुलना उसके अंदर जो मौजूद बीज हैं उससे की गई है। इसी मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल के जो मुख्य बिंदु थे, मैंने आपको बताया कि ये जो इसका जो परमाणु है वो एक धन आवेशित गोला है और जिसमें इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं। परमाणु में धन आवेशित जो युक्त प्रोटॉन है और उतनी ही संख्या में वहाँ बीज के रूप में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आवेश जब इक्वल हो गए, इसी कारण से परमाणु को उदासीन कहा गया है। थॉमसन के परमाणु मॉडल की कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या है वो कि उन्होंने ये कहा कि जो रदरफोर्ड ने बाद में एक्सपेरिमेंट किया था उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बताया। इसमें यह भी नहीं बताया गया कि जो धनात्मक आवेश है और जो ऋणात्मक आवेश है वो आपस में किस तरह उनका संबंध है। थॉमसन का परमाणु मॉडल परमाणु के विस्तारित की कि परमाणु की स्टेबिलिटी क्यों है, परमाणु स्टेबल क्यों है, ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया। थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में नाभिक का कोई उल्लेख नहीं किया। थॉमसन नहीं बता पाए कि परमाणु में एक नाभिक भी प्रेजेंट है। फिर इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। दूसरा मॉडल आता है रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या बताया? सबसे पहले हम रदरफोर्ड का मॉडल देखते हैं। उसमें उन्होंने देखा कि जो उन्होंने एक स्वर्ण पत्रक लिया, गोल्ड फॉइल लिया और उसके ऊपर अल्फा किरणों से प्रकीर्णन कराया। उसमें उन्होंने ये देखा कि कुछ अल्फा कण तो सीधे के सीधे जो हैं चले गए, उसको पार कर गए। कुछ अल्फा किरणें बहुत बड़े एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ थोड़े कम एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो गए। तो ये ऐसा क्यों हुआ? इस पर उन्होंने ये कहा कि ज़्यादातर जो अल्फा कण थे वो स्वर्ण पथ से विक्षेपित हुए बिना सीधे चले जाते हैं, जैसे अभी हमने देखा। और इससे ये हम इस बात से हमें क्या पता चलता है, क्योंकि जो अल्फा किरणें हैं वो सीधी चली गई, इसका मतलब सीधी कोई चीज़ जाएगी, इसका मतलब उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। तो इसका मतलब है कि परमाणु में कुछ जगह, बहुत सारी जगह जो है वो खाली है, स्पेस है उसमें। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से न्यून कोण बनाते हुए विक्षेपित हो जाते हैं। कुछ अल्फा कण ने न्यून कोण बनाया था, इसलिए हमें पता है कि अल्फा कण धन आवेशित होता है। अगर अल्फा कण हमें पता है कि धन आवेशित है, तो वो जब विक्षेपित हो रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं किसी और धन आवेशित वस्तु से टकरा रहा है। और वो धन आवेशित वस्तु हमारी क्या होगी? एक नाभिक के रूप में होगी। इसका मतलब है वो धन आवेश कहीं ना कहीं परमाणु में एक सेंटर पोजीशन पर है, क्योंकि उसी जगह से वो सारे जो हैं विक्षेपित
हुए हैं, जो अल्फा किरणें हैं वो उसी जगह से विक्षेपित हुई हैं। इसका मतलब कि परमाणु में जगह तो है लेकिन कहीं ना कहीं बीच में एक धन आवेशित गोला भी प्रेजेंट है। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से अधिक कोण पर, कुछ न्यून कण पे थे, कुछ अधिक कोण पर प्रकीर्णन होकर वापस लौट जाते हैं। कि धन आवेश परमाणु के अंदर एक अति सूक्ष्म स्थान संकेंद्रित है और इसी को हम नाभिक कहते हैं। तो चित्र द्वारा बच्चों जैसे आप देखते हैं कि जितना समीप अल्फा कण नाभिक के जितना समीप होगा उतना ही उसके ऊपर प्रतिकर्षण बल होगा और जिसके कारण वह अधिक कोण पर विक्षेपित होगा। और अगर वो उससे ज़्यादा डिस्टेंस पर है, अल्फा पार्टिकल नाभिक से डिस्टेंस पे है, तो उतना ही कम उस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा और वो फिर उससे न्यून कोण पर विक्षेपित होगा। तो गणना द्वारा यह पाया गया कि नाभिक की जो त्रिज्या है वो 10⁻⁻15 की कोटि की होती है और परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻10 की कोटि की होती है। इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या के 10,000वें भाग के बराबर होती है। इसका मतलब है कि नाभिक के अलावा परमाणु में क्या होता है? नाभिक के अलावा परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपने एक विशेष ऑर्बिट्स में, अपने एक विशेष स्थान पर घूमते रहते हैं, अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो ये आपने देखा रदरफोर्ड का सारा मॉडल, किस किस तरह उन्होंने सारा सेटअप किया था। और रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट कब किया था? सन 1911 में किया था। इसके लिए उन्होंने यही प्रयोग किया जिसमें उन्होंने जो है गोल्ड फॉइल का यूज़ किया, स्वर्ण पत्रक का यूज़ करा, उसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को गिराया उस पर और ये जाना कि परमाणु की संरचना किस प्रकार की है, जैसे कि अभी हमने देखा। अब हम बात करते हैं नील बोर की परमाणु मॉडल। इसके अंदर हमने क्या देखा? नील ने देखा 1885 में नील्स हेनरिक डेविड बोर ने, उनका जन्म डेनमार्क में हुआ और वर्ष 1913 में उन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर करते हुए, रदरफोर्ड हमें ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूमते तो हैं, तो फिर वो नाभिक में गिरते क्यों नहीं हैं। ये बात हमें रदरफोर्ड नहीं बता सके। इस बात को जो क्लियर किया है वो हमें नील्स बोर ने किया है। उन्होंने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि सेंटर में परमाणु के नाभिक होता है, उसके बाहर कक्षाएं होती है, कक्षा ए, कक्षा 1, एल, एम और एन, इस तरह से उन्होंने डिफरेंट जो है कक्षाओं के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो निरंतर गतिशील हैं, इन कक्षाओं में वो निरंतर घूमते रहते हैं। आप कक्षाएं देख रहे हैं के, एल, एम और एन। चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड के कारण इन स्पेक्ट्रम रेखाओं में विभाजन होता है जिसे हम जीमैन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये तीनों मॉडल्स को डिटेल में पढ़ा और इसमें नील्स बोर ने हमें लास्ट में एक बात और बताई थी कि जो परमाणु नाभिक जो होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, इनके बीच में एक बल होता है जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जानते हैं और इसी बल के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं और नाभिक में नहीं गिरते हैं। तो नाभिक का जो उसके ऊपर जो पॉजिटिवली चार्ज है, जो धनावेश है, उसके और इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश है, तो दोनों के बीच में जो बल है, जो प्रतिकर्षण बल है, उसके कारण वो जो है आकर्षण बल जो है उसके कारण वो घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स और फाइनली वो नाभिक में नहीं गिरते हैं। इस प्रकार नील्स बोर ने रदरफोर्ड के इस पॉइंट को भी क्लियर किया। तो बच्चों, ये आज हमने आपको तीनों मॉडल्स बताए हैं। आप इसके बारे में इनकी प्रैक्टिस करिए, डिटेल्स में इनको लिखिए और इसमें एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारी करिए। थैंक यू।